दोस्तों हम लोग बाह्य जात बलों से बनने वाली स्थल आकृतियां और उनके कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हम आज देखते हैं कि पवन द्वारा क्या कार्य किया जाता है और पवन द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर मरुस्थल पाए जाते हैं और ये मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, क्योंकि इन अक्षांशों पर बहुत ही गर्मी पड़ती है और यहाँ पर वायु उतरती हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही जान लीजिए कि ये वह क्षेत्र हैं, मरुस्थल वह क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा और बाष्पीकरण में बहुत ही कम अंतर होता है। यानी कि बाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा होता है और वर्षा कम होती है, यानी वर्षण बहुत ही कम होता है और बाष्पीकरण ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं और शुष्क प्रदेश होने के कारण यहाँ पर रेत पाई जाती है और उस रेत पर जब हवाएं चलती हैं तो वो रेत हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाती है। तो उसके द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिन्हें मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ या विंड पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो इन्हें हम आज देखते हैं। ये हमारी पहली स्थलाकृति बनती है वातगर्त, यानी कि बिलो आउट। जब हवा बहुत तेज बहती है तो वो रेत को उड़ा ले जाती है और उस रेत जब उड़ जाती है तो वहाँ पर एक गर्त यानी खाई जैसी बन जाती है और वो जगह बहुत ही नीची हो जाती है, जिसे वातगर्त कहते हैं। तो दोस्तों मरुस्थलों में ये हवाएं उड़ते 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 रेत इतनी गहरी हो जाती है कि वहाँ पर ये झील आकार के भी गर्त बन जाते हैं। इतने गहरे गर्त बन जाते हैं कि उस गर्तों में जो है अंतर्जात जो पानी भूमिगत जल पाया जाता है वो रिसकर इकट्ठा हो जाता है और वर्षा का जल भी इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक झील का रूप ले लेता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि दूसरी हमारी जो आकृति बनती है वो एक छत्रक शिला बनती है, यानी कि छत्रक शिला जिसे मशरूम रॉक कहते हैं। और मशरूम रॉक ऐसी बनती है जैसे मशरूम के आकार की बनती है, यानी कि ये ऊपर मोटी और नीचे पतली होती है। और ये पतली इसलिए होती है क्योंकि मरुस्थलों में जब हवाएं चलती हैं वो बहुत ज़्यादा वो 3-4 फीट 5 फीट यानी 2 या 3 मीटर तक ही मैक्सिमम 8-10 फीट तक ही रेत को उड़ा सकती हैं। रेत भारी होती है तो ऊपर नहीं उड़ती है, नीचे बहुत ज़्यादा रेत उड़ती है। तो जितनी ज़्यादा रेत उड़ेगी तो वो घर्षण नीचे वाले हिस्से पर ज़्यादा करती है। इसलिए जो शिलाएं कठोर शिलाएं अगर खड़ी हो रह जाती हैं तो उनके नीचे का हिस्सा बहुत ही घिस जाता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो बहुत ही कम घिसा हुआ होता है। इसलिए इसे मशरूम कहते हैं, मशरूम रॉक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है दवातनुमा। जब कहीं पर चट्टानों के ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है और ये परत कठोर होती है तो उसके नीच की रेत बनी रहती है और इस प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। तो ये आकृतियां ऐसी लगती हैं जैसे कि दवातनुमा हो और इन्हें ज्यूजन नाम से जानते हैं। ये ज्यूजन नाम की स्थलाकृतियां बनती हैं। अगला है हमारा यारडोंग। या ऐसी आकृतियां बनती हैं जब कभी खड़े खड़े भाग में कुछ मजबूत चट्टानें यानी कठोर चट्टानें पड़ जाती हैं और बीच में मुलायम चट्टानें होती हैं। तो ये कठोर चट्टानें खड़ी रहती हैं और बीच की ये रेत हवा द्वारा उड़ा दी जाती है। तो ये खड़ी हुई इन शिलाओं को, इन चट्टानों को यारडोंग नाम से जानते हैं। अगला है गुंबदाकार टीला। जब कभी पृथ्वी के अंदर कोई ज्वालामुखी द्वारा ऊपर उठाया गया यानी लावा द्वारा निर्मित कोई कठोर चट्टान पड़ जाती है, गुंबदाकार चट्टान होती है, तो उसके आसपास की सारी रेत मिट्टी को उड़ा दिया जाता है और वो कठोर चट्टान एक गुंबद के रूप में खड़ी हुई दिखाई देती है। इस गुंबदाकार चट्टान को ही इंसेलबर्ग नाम से जानते हैं। अगला है ड्राई कांटर वह स्थलाकृतियां हैं जब कोई चौकोर कठोर चट्टान पड़ जाती है तो उस कठोर चट्टान पर रेत का प्रभाव पड़ता है तो ये कठोर चट्टान तिकोनी आकार की बन जाती है और इस तिकोनी आकार को ड्राई कांटर नाम से जानते हैं। इस कठोर तिकोनी आकृति को ड्राई कांटर नाम से जानते हैं। अगला है जब कभी इसी में
कोई हमारी कठोर चट्टान सीधी सीधी पड़ जाती है हवा के रुख में, और उस हवा के रुख हवा द्वारा इस पर जब वार किया जाता है तो इसमें जो अंदर कमज़ोर की कहीं पर भाग होता है तो उस भाग में रेत के द्वारा छेद कर दिया जाता है और उससे हवा आर पार निकलने लगती है। और इस छिद्रक शिला इसे या जालीदार शिला के नाम से जानते हैं, स्टोन लैटिक नाम से जानते हैं। अगला है पवन पुल। जब कभी कोई कठोर चट्टान ऊपर पड़ती है और उस कठोर चट्टान के नीचे कोई मुलायम चट्टान होती है तो हवा द्वारा ये रेत उड़ा के उसके नीचे से आर पार हवा बहने लगती है और ये ऊपर की चट्टान पुल के आकार की बनी हुई रहती है। तो ये पवन पुल के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की आकृति जो बन जाती है उसे पवन पुल के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुई हैं हमारी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। दोस्तों ये स्थलाकृतियाँ अपर्दन के द्वारा बनती हैं। अपर्दन के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इसलिए इसे अपर्दनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। और आगे हमारी ये निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कि जब बालू का जमाव होता है तब स्थलाकृतियाँ बनती हैं, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। और इन निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यूनेस नाम से एक स्थलाकृति बनती है, यानी कि जब बालू बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है तो ये बालू का एक स्तूप बन जाता है, यानी एक टीला बन जाता है। और ये टीला बहुत भारी टीला होता है और इस टीले के ऊपर रेत इधर से उड़ के और इधर जमा होती रहती है और ये टीला आगे बढ़ता रहता है। तो इस टीले में जब ये चांद के आकार का टीला होता है तो इसे बरखान नाम से जाना जाता है, यानी अरब देशों में इसे बरखान नाम से जानते हैं। और दूसरा टीला हवा के साथ एक लंबवत भी बनता है, जिसे ऐसा लगता है कि जैसे भेल मछली जो होती है उसकी बैक के इंसान का पीठ के यानी बैक के आकार का होता है, उसे भेल बैक टीले के नाम से जानते हैं। और कुछ टीला चंद्राकार यानी एक नोक इधर निकली हुई होती है और ये नोक इधर निकली होती है और एक नोक इधर निकली होती है, चांद के आकार का बन जाता है और इसमें एक बीच में भी नोक होती है। तो ये ऐसे टीलों को चंद्राकार टीले नाम से जानते हैं। अगला हमारा एक निक्षेपात्मक मैदान बनता है लोयस। ये लोयस मैदान वहाँ बनता है जहाँ पर के मरुस्थल का अंत होता है, यानी मरुस्थल खत्म होता है तो मरुस्थल के द्वारा लाई हुई धूल यानी बहुत ही महीन रेत जो है वो परत दर परत जमती चली जाती है और ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के अनुसार ये मैदान जो हैं वो पीले रंग के बन जाते हैं, इन्हें लोयस मैदान कहते हैं। और ये लोयस का मैदान मरुस्थलों के बाहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है प्लाया, यानी प्लाया या सैलिनास। प्लाया एक तरीके की झील होती है जो कि मरुस्थलों में बनाई जाती हैं, जो मरुस्थलों में नदियाँ बरसात में निकलती हैं और उन्हीं के द्वारा पानी इकट्ठा हो जाता है जो गड्ढों में, उसे प्लाया नाम से जानते हैं। और ये प्लाया खारे पानी की जो झील होती है उसे सैलिनास नाम से जानते हैं। प्लाया में कम खारा पानी होता है और सैलिनास में ज़्यादा खारा पानी होता है। अगला है हमारा बजादा। इस प्लाया के आसपास जो रेत का जमाव हो जाता है उसे बजादा नाम से जानते हैं। और उस बजादा के बाद जब कहीं इंसल वर्ग यानी कि हमारे ये गुंबदा नुमा टीले जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े गुंबद नुमा जो टीले होते हैं, उन टीलों के फुट हिल में यानी कि उन टीलों के पास में जो रेत का जमाव होता है, गुंबदाकार टीलों के पास में जो रेत का जमाव होता है उसे पेडिमेंट नाम से जानते हैं। अगला हमारा है रिफिल। रिफिल ये रिफिल वह आकृति होती है जो कि रेगिस्तान में हल्की टेढ़ी टेढ़ी धारियों के रूप में, यानी ये धारी जैसी रेत जमा हो जाती है और ये रेत देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, जैसे कि जल धाराएं हों ऐसी रेत जमा हो जाती है, जिसे रिफिल नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों के बारे में चर्चा हुई। आगे हम इस तरीके के और टॉपिकों को लाएंगे, तो जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।